बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के दूसरे सेशन पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। उन टॉपिक्स का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कर रहे हैं। टारगेट ये है कि प्रीलिम्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो एरियाज़ हैं उन मैक्सिमम एरियाज़ को हम लोग कवर कर लें और किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, अप्रोच क्या होगा पढ़ने का और क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करने का, वो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। मोर ओवर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के यहाँ पर कंप्लीट भी कर लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीट है, इसके अलावा कोई टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। आपको एक अप्रोच पे ध्यान रखना है कि जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर वैसा कुछ और न्यूज़ में आता है तो वहाँ से भी सिमिलर सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित में से कौन मगमपुरा महिंदा राजपक्षे बंदरगाह, एक पोर्ट की बात हो रही है, बोल रहा है ये पोर्ट किसके निकटतम है। नीचे भी कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, बोल रहा है कि ये पोर्ट सबसे निकटतम, इस पोर्ट के सबसे निकटतम पोर्ट कौन सा है। तो सबसे पहले तो किसी पर्सनालिटी के नाम पे पोर्ट है तो पहले तो पता होना चाहिए ये पोर्ट कौन सा है। तो महिंदा राजपक्षे पोर्ट, आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि श्रीलंका का पोर्ट है, लेकिन श्रीलंका के 2 पोर्ट न्यूज़ में रहते हैं। मोस्टली 2 पोर्ट न्यूज़ में रहते हैं, एक तो हम्बनटोटा पोर्ट और दूसरा पोर्ट कोलंबो पोर्ट। तो ये महिंदा राजपक्षे हम्बनटोटा पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट नहीं है। तो बोलता है कि ये पोर्ट बाकी इन चारों पोर्टों में सबसे नज़दीक किसके है। तो देख लेते हैं एक बार, ये रफली इंडिया का मैप, यहाँ पे बांग्लादेश, ये वाला भाग म्यांमार का, फिर नीचे मलेशिया और थाईलैंड वाला एरिया शुरू। तो यहाँ पे एक पोर्ट है बांग्लादेश में कॉल्ड चिट्टागोंग पोर्ट, चिट्टागोंग पोर्ट, ये वाला चटगांव भी बोल सकते हैं। ये मैंने बोला म्यांमार वाला एरिया है, बर्मा वाला। यहाँ पे एक पोर्ट है सिटवे पोर्ट। आप ध्यान दोगे तो न्यूज़ में ये सारे पोर्ट्स आपको न्यूज़ में दिखेंगे। फिर बोलता है ग्वादर पोर्ट। मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ से जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान शुरू होता है। पाकिस्तान में यहाँ एक पोर्ट है कॉल्ड ग्वादर पोर्ट। तो ये 3 पोर्ट्स की बात कर रहा है। चौथा पोर्ट योकोहामा पोर्ट, ये जापान में है। तो जापान वाला पोर्ट तो ऑलरेडी रूल आउट हो गया, बहुत दूर होगा कहीं यहाँ पे। जापान को अगर हम पोर्ट को देखें, इस पोर्ट को, तो जापान कहीं यहाँ पर होगा। जापान के आइलैंड्स में भी मैं एक बार बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जापान एक द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में 4-5 प्रमुख द्वीप हैं, जैसे इसको बोलते हैं होकाइडू, इस वाले को बोलते हैं होन्शु, सॉरी इसको बोलते हैं होकाइडू, इसको बोलते हैं होन्शु, राइट। ये शिकोकू और ये क्यूशु। क्योंकि जापान भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था और हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक की समस्या बहुत कॉमन है। ज्योग्राफी में बताया गया होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं, रिंग ऑफ फायर जोन में पड़ता है। तो होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, यहाँ पर एक पोर्ट है योकोहामा पोर्ट। तो जापान में वो पोर्ट बहुत दूर। तो यहाँ पे आपका श्रीलंका वाला एरिया और यहाँ पे कहीं हम्बनटोटा पोर्ट।
हम्बनटोटा बंदरगाह। तो अगर आप मैप में देखोगे और एरियल डिस्टेंस देखोगे तो सबसे कम दूरी आपको सिडबे पोर्ट की दिख रही है। सिडबे पोर्ट कहाँ पे मैंने बताया? म्यांमार में, बर्मा में। और चिटगांग मैंने बताया बांग्लादेश में। ये सब पोर्ट्स न्यूज़ में रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे नज़दीक कौन सा है। ऐसे सवाल कई बार यूपीएससी में पूछे गए हैं कि कौन सा देशांतर, एक देशांतर पे पाया जाने वाला शहर, फिर उसके आस पड़ोस का दूसरा शहर। तो ऐसे कई सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लूसोफोन कॉमनवेल्थ, लूसोफोन कॉमनवेल्थ, कभी कभी अपने को एडिटोरियल में डिस्कशन में मिलता है इस टाइप के टर्म्स। तो लूसोफोन कॉमनवेल्थ कुछ 9 देशों का, 9 कंट्रीज का समूह है। ये वो 9 देश हैं जहां पे पुर्तगाली लैंग्वेज, पोर्टुगीज लैंग्वेज प्रमुखता में बोली जाती है। तो एक कॉमनवेल्थ है पुर्तगाली भाषा बोले जाने वाली देशों की, और उस कॉमनवेल्थ को बोलते हैं लूसोफोन। तो अगर आप इसमें देश देखोगे तो सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका के मिलेंगे, क्योंकि अगर आप पोर्टुगीज़ को देखेंगे तो इनकी कॉलोनीज मुख्यतः अफ्रीका में थी। तो अफ्रीका के देश जैसे आपने सुना होगा अंगोला, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक कल मैंने दिखाया था आपको कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में था, मेडागास्कर के पश्चिम में। एक आपने और देश सुना होगा अफ्रीका में, साओ टोम एंड प्रिंसेप। इस देश को आप पढ़ते होंगे जब आप इक्वेटर पर देशों को देखते होंगे, विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये देश पढ़ा जाता है। एनीवे, इन सभी देशों में प्लस कुछ और देश, टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पुर्तगाली लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो एक तो पुर्तगाली भाषा प्रमुखता में बोली जाती है, प्लस वो आधिकारिक लैंग्वेज भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो वैसे कॉमनवेल्थ को नाम दिया गया लूसोफोन। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। चीनी भाषा बिल्कुल नहीं, दूसरा विश्व में पुर्तगाली भाषा बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। भारत में, भारत का समूह नहीं है ये, तो इसलिए बी फॉर बॉम्बे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचारों में कभी कभी उल्लिखित डेरियन गैप, डेरियन गैप अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ में रहता है इल्लीगल इमिग्रेशन के कारण। इल्लीगल इमिग्रेशन इस क्षेत्र में काफ़ी देखा जाता है। इस क्षेत्र से होकर लोग यूएस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ में रहता है अवैध आप्रवासन के कारण। इस कारण से ये न्यूज़ में काफ़ी दिखेगा। तो बोल रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से संबंधित है। तो मध्य एशिया, अगर आप डेरियन गैप को लोकेशन देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था पनामा कंट्री, मैंने दिखाया था कि पनामा यहाँ से आपका नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, ये साउथ अमेरिका वाली कंट्री है, दक्षिण अमेरिका, इधर से नॉर्थ अमेरिका। ये मैंने एक स्थमस बनाया था जिसको मैंने पनामा कंट्री का नाम दिया था। पनामा स्थमस है, और उसी के स्थमस के ही नाम पर एक कंट्री है, एक देश है कॉल्ड पनामा। इसके सदर्न पार्ट में, इस वाले भाग में जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है डेरियन गैप। तो इस क्षेत्र का नाम है डेरियन गैप। सवाल को क्यों पूछा हमने, अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट या सेकेंड लास्ट ईयर में, कि लेवांट कहाँ पर है, लेवांट क्या है।
तो उसी से संबंधित एक ऐसा सवाल है डेरियन गैप, न्यूज़ में कई बार देखा जाता है। तो मध्य एशिया तो नहीं, मध्य एशिया आपको ये एरिया अगर आप देखोगे तो मध्य एशिया नहीं है, ये बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, पनामा के साउथ में, या कोई और नाम देखते हैं। मध्य पूर्व बिल्कुल भी नहीं, मिडिल ईस्ट नहीं। लैटिन अमेरिका है, आपको याद हो अगर मेक्सिको से नीचे वाला क्षेत्र, मेक्सिको और उसके नीचे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कैरेबियन आइलैंड्स और साउथ अमेरिका, इस पूरे भाग को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो बिल्कुल ये लैटिन अमेरिका से संबंधित है, ये टर्म, ये क्षेत्र लैटिन अमेरिका में पाया जा रहा है। तो सी राइट ऑप्शन है। लेवांट, लेवांट अगर आप देखोगे तो लेवांट की बस मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पे है। अगर आपको मेडिटेरेनियन याद हो तो मेडिटेरेनियन का जो पूर्वी हिस्सा है, मेडिटेरेनियन का जो पूर्वी हिस्सा है इजराइल के वेस्ट में, उस पूरे भाग को बोलते हैं लेवांट। तो अभी के लिए डेरियन गैप, डेरियन गैप यहाँ पर राइट आंसर है सी, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेवा कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेनेवा कन्वेंशन, मैं बार बार इंग्लिश टर्म इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि जो न्यूज़पेपर हम लोग फॉलो करते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, वो इंग्लिश में ही आता है। और यूपीएससी के लिए अपने को सजेस्ट भी यही किया जाता है कि हिंदू को ही फॉलो करें या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करें, दोनों में से कोई एक। तो मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत अगर हिंदी में कुछ चेंजेस दिखे तो वो क्लैरिटी आ जाए कि ये वाले टर्म की बात हो रही है, इस शब्द की बात हो रही है। तो जेनेवा कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन को आप बार बार न्यूज़ में देखोगे उस टाइम पर जब भी किसी देश के बीच में युद्ध चल रहा होगा। तो ये एक कन्वेंशन है जो दुनिया में जब युद्ध होता है तो उससे जुड़ा हुआ एक कन्वेंशन है। जब भी कहीं पर युद्ध होगा तो युद्ध को भी हम थोड़ा मानवीय तरीके से रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध भी मानवीय तरीकों से हो, जो मौलिक मानवीय मूल्य हैं वो युद्ध के टाइम पर भी ख़त्म ना हो जाए। तो उसी के लिए ये कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में कुछ 4 संधियां शामिल हैं, 4 संधियां हैं, 4 ट्रीटीज़ हैं। अगर आप देखोगे तो इसकी उत्पत्ति, इसकी शुरुआत होती है 1860 से। अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो 1864 से। 1864 में पहला जेनेवा कन्वेंशन आया था, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन। ये वो टाइम पीरियड है जब इटली का रीयूनिफिकेशन हो रहा था, इटली के एकीकरण की बात हो रही थी। उस टाइम पे फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन दिया गया 1864 में। और फाइनली अभी का जो जेनेवा कन्वेंशन है वो अगस्त 1949 में, रफ आपको आइडिया होना चाहिए टाइमलाइन का, बोल सकते हैं 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी के मिड में, तो ये आके फाइनलाइज हो गया। यहाँ पे ये प्रोसेस कन्वेंशन का, जो कन्वेंशन अभी हम लोग देखते हैं 1949 में फाइनल हुआ। तो अभी हमारे पास इस कन्वेंशन के अंतर्गत 4 संधियाँ हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब कुछ 100 साल का टाइम पीरियड है, रफली आप देखेंगे तो लगभग 80-90 साल का टाइम पीरियड है ये। तो 4 संधियाँ हैं। जैसे पहली संधि बात करती है, अगर मैं थोड़ा सा इन संधियों पे बात करूँ तो पहली संधि जो है वो जुड़ी है कि जो भी घायल सैनिक हैं स्थल पर उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। दूसरी संधि है उन्हीं घायल सैनिकों के लिए, घायल सैनिक। सेकेंड संधि में भी घायल सैनिकों की ही बात है, लेकिन स्थल पर नहीं, इस बार जल क्षेत्र से जो घायल सैनिक आए हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए। तीसरी आप देखेंगे जो तीसरी संधि जुड़ी हुई, तीसरी और चौथी सिविलियंस के लिए है, 4th ट्रीटी। सिविलियंस की सुरक्षा की बात इसमें की जाती है कि सिविलियंस के हितों को सिक्योर किया जाए।
और थर्ड ट्रीटी की बात अगर करें तो थर्ड ट्रीटी जुड़ी हुई है, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, थर्ड ट्रीटी जुड़ी हुई है वॉर ऑफ प्रिजनर्स से। आप देखोगे ये न्यूज़ में भी था, कई बार आपको ये टर्म दिखेगा। जो युद्ध के बंदी हैं उन पे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो ये 4 टोटल ट्रीटीज़ हैं जिससे जिनेवा कन्वेंशन बना हुआ है। ब्रॉडली आपको ट्रीटीज़ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखते हैं क्या बात हो रही है, क्वेश्चन क्या है। या नागरिकों और नागरिक संपत्तियों की रक्षा करता है। बिल्कुल मैंने बोला फोर्थ ट्रीटी नागरिक सुरक्षा के लिए है, सिविलियंस के लिए है, आम आदमी के लिए उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वॉर 2 देशों के बीच होता है, नागरिक उसमें सफ़र नहीं करने चाहिए, तो इसलिए उनकी सुरक्षा, उनके हितों की बात। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। या युद्ध बंदियों के इलाज का प्रावधान करती है, मैंने बोला थर्ड ट्रीटी जिनेवा कन्वेंशन के ही अंतर्गत, बिल्कुल ये बात भी सही। इसकी उत्पत्ति 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर से है, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि इसकी शुरुआत लगभग 19वीं सेंचुरी के मध्य से होती है और फिर 1949 में 20वीं सेंचुरी में ये पूरा कन्वेंशन फाइनलाइज हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर से इसकी उत्पत्ति तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अगर हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ऑल्दो वॉर से रिलेटेड बात होती है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वॉर की बात यह है कि कोई भी देश अपनी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देश से वॉर कर सकता है, चार्टर इस बात की परमिशन देता है। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन की उत्पत्ति, उसका सोर्स हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर बोले 1945 वाला, तो वो बात गलत है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फोर्थ है निगरानी की जिम्मेदारी यूएनओ को दी गई है। जो निगरानी की जिम्मेदारी है वो यूनाइटेड नेशंस को ना देके एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो ये जिम्मेदारी रेड क्रॉस की है, ना कि यूनाइटेड नेशंस की। तो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसको प्रॉपर तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसको मैनेज किया जाए। तो क्वेश्चन है कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन में अपने को एक कथन गलत दिख रहा है, 2 कथन गलत दिख रहे हैं, रादर आई एम सॉरी 2 कथन गलत है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आई होप कि सही कथन ही पूछ रहा, बिल्कुल सही कथन पूछ रहा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काला सागर अनाज सौदा, इसको अगर हम राइट टर्म इसका लिखें तो ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी ग्रेन डील देखो कि 2022 में 21-22 के लगभग में यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेन और रूस के बीच में ये समझौता कराया। देखते हैं इस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली ताकि अनाज का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो सके, यूक्रेन को सप्लाई मिल सके। देखते हैं कि इस डील की ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी कि दोनों देश आपस में युद्ध में हैं और एक डील फाइनलाइज हो रही है, ब्लैक सी ग्रेन डील यूक्रेन और रूस के बीच। तो देखते हैं ऐसा इस तरीके के डील की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और यूएन ने ये डील कराई है। एक बार देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के नॉर्थ में कुछ ऐसा एक आपको भूमध्य सागर का क्षेत्र दिखा होगा। अफ्रीका के नॉर्थ जाइए मैप पर, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा होगा आपको, भूमध्य सागर। मैंने बोला था भूमध्य सागर से आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेंगे, उत्तर पूर्व में बढ़ेंगे तो एक और छोटा सा सी दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा मैप पर दिखेगा।
मैंने इसको बोला था सी ऑफ मरमरा, अगर नहीं बोला था तो आज बोल दे रहे हैं। और फिर एक पतला सा वाटर चैनल होगा जिसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, कल मैंने बताया था स्ट्रेट। स्ट्रेट हिंदी में इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। फिर ये स्ट्रेट, ये वाटर चैनल, जल निकाय एक दूसरे बड़े भाग को जोड़ रहा होगा, वाटर बॉडी को ही फिर से जोड़ेगा। इसको हम लोग ब्लैक सी बोल रहे हैं। मैप में आप देखते रहिए, ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा। और इस ब्लैक सी के ऊपर, इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, ब्लैक सी के आप थोड़ा सा राइट में जाओगे तो आपको दिख रहा होगा एक दूसरी सी, छोटी सी, कॉल्ड सी ऑफ अजोब। और यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेट है, एक जल डमरू मध्य है। तो स्ट्रेट का भी नाम लिख लेते हैं। यूपीएससी के लिए पूरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी भूमध्य सागर से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछा जा सकता है। तो और ये पूरा क्षेत्र न्यूज़ में भी बहुत सारे कारणों से रहता है। तो ये पूरा एरिया आपको फिंगर टिप पर होना चाहिए। देख लेते हैं, ये वाला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ कर्च, कर्च जल डमरू मध्य। ये मैंने बताया ब्लैक सी है ये। यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेट है, एक सगरी वाटर चैनल है, जल निकाय है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, ये मैंने बताया मरमारा का सागर है। और फिर से एक जल निकाय, यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप आपको दिख रही होगी मैप में, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डारडेनिल्स। स्ट्रेट ऑफ डारडेनिल्स। और ये भूमध्य सागर। यहाँ पे ये वाला जो भाग मैंने बनाया है थोड़ा सा टेढ़ा करके, मेडिटेरेनियन सी में अगर आप देखोगे तो इस सागर का भी नाम है, मेडिटेरेनियन का ही हिस्सा है वो, लेकिन इसका भी नाम है कॉल्ड एजियन सी। एजियन सी। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि ये सौदा किसके किसके बीच है, तो वो आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक सी इस भाग में आपको इस पूरे पार्ट में यहां तक आपको दिख रहा होगा, इस भाग में रशिया दिख रहा होगा, रूस दिख रहा होगा। ब्लैक सी के राइट में देखिएगा, राइट नॉर्थ में तो रूस दिखेगा। यहाँ पे जॉर्जिया दिख रहा होगा। अपना काम जॉर्जिया से नहीं है, बस मैं मैप दिखाना चाह रहा था इसलिए। रूस है और इसके ऊपर वाला भाग आपको यूक्रेन दिख रहा होगा, एजोब सी के ऊपर, और ऐसे यूक्रेन यहाँ पर आ भी रहा होगा। ये पूरा भाग यूक्रेन का है, यहाँ तक यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यूक्रेन को अगर आप देखोगे तो यूक्रेन ओशन से केवल अजोब सी के थ्रू, ब्लैक सी के थ्रू ही किसी ओशन से कनेक्ट हो सकता है। जबकि आप रूस को देखोगे तो रूस एक तो ब्लैक सी से कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद अगर आप रूस का मैप देखेंगे तो रूस को आप देखिए बाल्टिक सी के पास भी जुड़ा हुआ है। बाल्टिक सी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो नॉर्वे फिनलैंड वाली कंट्रीज देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन कंट्रीज को अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक कंट्री, एक जल निकाय दिख रहा होगा, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में थोड़ा सा नीचे आएंगे, राइट साइड में देखेंगे, पूर्व के साइड में, तो आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। वहाँ पे देखिए आप रूस टच कर रहा होगा। तो रूस की ओशन ओपनिंग आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पर, एक फिनलैंड में, और ऊपर आर्कटिक ओशन में। तो रूस के पास ओशन का एक्सेस कई जगह से है, लेकिन आप यूक्रेन को देखेंगे तो ओशन का एक्सेस केवल इस भाग से है। तो इसलिए ये भाग यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
किन्हीं कारणों से अगर मान लीजिए जैसे युद्ध अभी चल ही रहा है, रूस अगर यूक्रेन के आने वाले जहाज़ों को रोक देता है ब्लैक सी में, तो आपको नहीं लगता यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी? पर्टिकुलरली अगर किसी ऐसे जहाज को रोक देता है जो अनाज लेके आ रही है, तो यूक्रेन की कॉमन पब्लिक सफ़र करेगी, आम नागरिक सफ़र करेंगे। इसलिए ये डील दोनों देशों के बीच हुई, यूएन ने उस डील को कराई। तो ये है रूस और यूक्रेन, आंसर होगा इसका सी। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछा है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, जब कोई भूमध्य सागर से काला सागर, बेसिकली आप मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी की तरफ जा रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाएंगे, तो क्या क्या क्षेत्र आपको मिलेंगे? तो मैंने अभी बताया आपको, ये रफली मेडिटेरेनियन था। मेडिटेरेनियन से मैंने बोला राइट साइड से आप जाओगे सी ऑफ मरमरा, और ये मैंने बताया डार्डेनल्स, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और यहाँ पे फिर अपने को मिल रहा है ब्लैक सी। बोल भी ये क्वेश्चन यही रहा है कि आपको भूमध्य सागर से मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाना है, तो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स मिलेगा, सी ऑफ मरमरा मिलेगा, हिंदी में आप मरमरा मारमारा दोनों लिख सकते हैं, और फिर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस मिलेगा, यहीं पे आपको इस्तांबुल मिलेगा, इस्तांबुल टर्की। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डार्डेनल्स बिल्कुल मिलेगा। अजोब सागर, जब कोई भूमध्य सागर से उसकी तरफ जाएगा तो अजोब सागर सर ऊपर मिलेगा, तो इसके बीच में तो नहीं, तो ये बात गलत। इस्तांबुल बिल्कुल मिलेगा, तो आंसर अकॉर्डिंगली 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सी फॉर चेन्नई, चेन्नई इज द राइट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इसको आप मैप में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आस पड़ोस की चीज़ें भी आपको फिगर आउट हो जाएंगी। मैंने बोला है, कल भी ये बात बोली थी कि जब भी आप मैप रीडिंग करेंगे तो मैप रीडिंग में थोड़ा सा अर्जुन वाला एटीट्यूड छोड़ना है। अर्जुन का एटीट्यूड से मतलब मेरा ये होता है कि बहुत फोकस्ड होके एक भाग को ही केवल नहीं देखना है, थोड़ा सा आस पड़ोस की भी चीज़ें देख लेंगे। आस पड़ोस की चीज़ें देखेंगे तो हो सकता है वो बगल वाला एरिया क्वेश्चन में आ जाए, और जो एरिया न्यूज़ में है वो एरिया छोड़ दिया गया, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इसीलिए आपको मैप देखना है, और इन्हीं कारणों से मैंने यहाँ पर मैप डाला भी नहीं है, सो दैट कि आप थोड़ा सा होमवर्क कर सकें। आपको एक बात समझनी होगी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं यही सवाल आने वाला नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्वेश्चन बनाने का। इस लाइन पे आप पढ़ाई कर सकते हो, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इधर सेम सवाल आ जाए, बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। आप बहुत लकी होंगे अगर ऐसा सवाल आ जाता है, आपका दिन अच्छा है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्फोर घोषणा, अगेन ये टर्म आपको न्यूज़ में बार बार दिखेगा। पिछले कुछ सालों से ये टर्म आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइंस में कई बार आपको ये टर्म दिखेगा। जब भी इज़राइल और पैलेस्टीन की लड़ाई होगी तो इस टर्म का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑब्वियस है कि इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, तो इसलिए ये टर्म आपको कई बार न्यूज़पेपर में दिखेगा। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ब्रीफली, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में, एक्चुअली 1917 का टाइम पीरियड अगर आप देखिए तो ये वो टाइम पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है, और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटेन ने एक घोषणा दी, एक स्टेटमेंट दिया। ब्रिटेन के एक ब्रिटिश ऑफिशियल है बाल्फोर, उसने घोषणा की कि
वॉर के बाद पैलेस्टीन में कुछ एरिया यहूदी के घर के रूप में विकसित किया जाएगा, और यहीं से इजराइल का फॉर्मेशन देखा जा रहा है। तो पैलेस्टीन का कुछ भाग यहूदियों को बसाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये बाल्फोर डिक्लेरेशन बोलता है। और यही रीज़न बनेगा कि पैलेस्टीन और इजराइल में अभी तक की लड़ाई चल रही है, अभी तक वो विवाद चल रहा है। एनीवे, तो देखते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। तो ब्रिक्स के गठन से बिल्कुल नहीं। ब्रिक्स का गठन अगर आपको याद हो तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन के लिए जो डिक्लेरेशन है उसका नाम है फोर्टालीजा डिक्लेरेशन। फोर्टालीजा डिक्लेरेशन। एनीवे, आसियान के लिए आप देखोगे फिर से बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन मैंने एक और संगठन के लिए बताया था, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा था वो, कल ही हमने डिस्कस किया था। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। एनीवे, बिम्स्टेक। बैंकॉक डिक्लेरेशन से मैंने बोला कि दो संगठन तो मैंने ही डिस्कस कर लिए, तो एक तो एशियन, एक आपको बताना है कल डिस्कशन किया है। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन आप देखिएगा किससे है, तो बिम्स्टेक का ही बैंकॉक से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इसका बाल्फोर का, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो डी राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से कोई भी बाल्फोर डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए अपने को। तो पहले तो रफली लोकेशन देख लेते हैं। ये है सर रफली अफ्रीका महाद्वीप, और ये वाला भाग है आपका लाल सागर वाला, और यहाँ पे अपने पास है स्वेज कनाल। कल अगर आपको याद हो तो मैंने रेड सी को, लाल सागर को दो भाग में, उत्तरी भाग में अगर आप जाएंगे रेड सी के, तो दो वाटर बॉडीज़ में फर्दर डिवाइड किया था। मैंने बोला था कि रेड सी उत्तरी भाग में गल्फ ऑफ अकाबा से जुड़ता है और स्वेज गल्फ से जुड़ता है। तो उसी स्वेज गल्फ के आगे और पूर्व में जब आप बढ़ेंगे और पश्चिम में, पश्चिम में और बढ़ेंगे और ऊपर बढ़ेंगे, तो आपको एक भूभाग मिलेगा जहाँ पे स्वेज कनाल का निर्माण हुआ है। ऑब्वियसली ये एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम वाटरवे है। ये कुछ लगभग 200 किलोमीटर, या एग्जैक्ट मैं लिखूं तो 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है इस कनाल की। ये इस भाग में भी इजिप्ट है। स्वेज कनाल के अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो भी आपको इजिप्ट दिख रहा होगा, मिस्र दिख रहा होगा, और उसके राइट साइड में भी आपको मिस्र ही दिखेगा। तो स्वेज कनाल के राइट में, पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में, दोनों साइड में आपको मिस्र दिख रहा हो। राइट वाला जो इजिप्ट का भाग है, जो एशिया का भाग है, उसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। तो लगभग लोकेशन हमने देख लिया। देखते हैं क्वेश्चन को।
या लाल सागर को एजियन सागर से जोड़ेगा। मैंने बोला कि ये लाल सागर वाला भाग, ये वाला भाग, और इसी के ऊपर आपको मेडिटेरेनियन दिखेगा, भूमध्य सागर दिखेगा, और भूमध्य सागर के आप उत्तर पूर्व में देखिए तो एक यहां पे भूमध्य सागर का ही एक भाग है जिसका नाम है एजियन सी, एजियन सागर। अगर आप देखोगे तो स्वेज कनाल, इधर से आप एंट्री लेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्वेज कनाल से भूमध्य सागर में घुसेंगे और वहाँ पे आपको एजियन सी मिलेगा। तो भूमध्य सागर से कनेक्ट कर रहा है और थोड़ा सा राइट में एजियन, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। या लगभग 190 किलोमीटर, तो बिल्कुल राइट वर्ड यूज हुआ है, लगभग। ये बात सही है कि लगभग 190 किलोमीटर की लंबाई है इसके। सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्व में स्थित है। मैंने बोला कि इजिप्ट का कुछ भाग स्वेज कैनाल के पूर्व में और वो सिनाई पेनिनसुला है, तो बिल्कुल ये बात भी सही। तो मेरे ख्याल से तीनों सही है। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो बोलता है कौन सा सत्य नहीं है, तो क्योंकि तीनों सही हैं तो इसमें नन ऑफ दी अबव ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि तीनों सही हैं। तो इस भाग को हम लोग काट देते हैं, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं इसका नहीं काट दूं, मतलब कौन से स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये नहीं काट दीजिए, तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग राइट हो जाएगी। अदरवाइज ऑप्शन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी इशू है। आगे बढ़े, आई होप कि ये बात क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं वाला भाग नहीं ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। ओके, निम्नलिखित पेयर्स पर, युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार में रहे कुछ क्षेत्र, ऐसे एरियाज जो न्यूज़ में हैं, और कौन कौन सी नदियां वहां से पास हो रही हैं। सारी नदियां हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समाचार में है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई चीज़ समाचार में, कोई जगह आपको समाचार में दिख रही है, तो पहला काम मैप खोलना है, उस जगह को देखना है और उसके आस पड़ोस की जगह को देखना है। कोई इंपॉर्टेंट रिवर दिखे, कोई इंपॉर्टेंट लेक दिखे, कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम दिखे, कोई इंपॉर्टेंट प्लेट्यू दिखे, वो सब आपको मार्क कर लेना है। वो एनी डे इज अ क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। एनीवे, तो यहाँ पे एरियाज और आस पड़ोस की नदियाँ, तो कीव, अगर आप कीव को देखेंगे तो ये कैपिटल सिटी है यूक्रेन की, यूक्रेन की राजधानी है कीव। ऑब्वियस है, आपको पता है ये न्यूज़ में क्यों है, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है। तो कीव इम्पॉर्टेंट शहर। तो इम्पॉर्टेंट रिवर, जिस रिवर के बैंक पे शहर पाया जाता है वो है डेनाइपर रिवर। हिंदी में नीपर लिखते हैं, डी साइलेंट है, आपको इंग्लिश में डिनीपर लिखा हुआ मिलेगा। तो नीपर इज द राइट वर्ड इन हिंदी, नीपर रिवर। अगर आप नीपर रिवर को ट्रेस करोगे तो आप देखोगे वो रिवर आके ब्लैक सी में ड्रेन करती है, ब्लैक सी में गिरती है। एनीवे ये इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, डेनीपर। वेस्ट बैंक इजराइल का अगर आप मैप देखेंगे तो रफली इजराइल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस वाले एरिया में आपको, इस वाले क्षेत्र में पैलेस्टीन दिखेगा, ये वाला क्षेत्र है वेस्ट बैंक का। और एक रिवर आती है ऊपर से नीचे जिसको बोलते हैं जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में बह रही है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में बॉर्डर बना रही है। तो वो रिवर वेस्ट बैंक से भी पास करती है, यहाँ पे डेड सी दिखेगा अपने को। तो एनीवे, तो वेस्ट बैंक जॉर्डन रिवर बिल्कुल सही बात है। तो पहला पेयर करेक्ट, दूसरा पेयर करेक्ट। कराकस
कराकस, अगर आप वेनेजुला का इशू जानते होंगे, वेनेजुला एक कंट्री है, वेनेजुला एक कंट्री है, आपको साउथ अमेरिका में देखी गई, दक्षिण अमेरिका में, नॉर्थ साइड में। वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कई बार न्यूज़ में आती है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगभग सालों से बनी हुई है। उसकी कैपिटल सिटी है गुएरे। गुएरे उसकी कैपिटल सिटी है। सॉरी, उसकी कैपिटल सिटी है कराकस, वेनेजुला की कैपिटल सिटी है कराकस, और वहाँ पे जो रिवर पाई जाती है वो है गुएरे, छोटी सी रिवर जो आगे जाके टाई रिवर से मिल जाती है, बट गुएरे रिवर, कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुला कॉल्ड कराकस। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तीनों पेयर सही है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। सभी तीन। पूछता है कितने युग्म सही हैं, तो तीनों युग्म सही है, इसलिए सी फॉर चेन्नई राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के लगभग सभी देश तो नहीं बोल सकते, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश एनर्जी ट्रांजिशन के लिए काम कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, वहाँ से हम लोग मूव करके गैर पारंपरिक सोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। जो एनर्जी ट्रांजिशन है उससे रिलेटेड एक इंडेक्स निकलता है, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज रोज़ न्यूज़ में है, तो इसलिए कौन प्रकाशित करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बॉडी इसको प्रकाशित करती है वो यूपीएससी की फेवरेट बॉडी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ऑलरेडी यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है। कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और सीधा क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। मोस्टली वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स रही हैं, तो ये यूपीएससी की फेवरेट इंस्टीट्यूशन है, और बाय चांस इसका भी आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात हो रही है। रूस हाल ही में यही न्यूज़ था कि रूस इस काउंसिल को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसको फिर से यूनाइटेड नेशंस ने मना कर दिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इस बात को डिसाइड करती है कि कौन सा देश इस परिषद का भाग बनेगा। तो जनरल असेंबली ने रूस को फिर से मना कर दिया, रूस इस परिषद का हिस्सा बनने में असफल रहा। तो यही न्यूज़ थी। तो ये जो बात है कि रूस हाल ही में परिषद का हिस्सा बन गया है, तो ये बात गलत है। रूस हिस्सा अभी भी नहीं है, और ये इसलिए मना किया क्योंकि यूक्रेन से रूस का वॉर चल रहा है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, इसका मुख्यालय सर जिनेवा में है। तो वॉशिंगटन डीसी के बजाय इसका मुख्यालय जिनीवा। तो ये फैक्ट गलत। परिषद की सदस्यता मेंबरशिप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा डिसाइड करेगी। बिल्कुल, मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसका डिसीजन लेती है, और वो मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन है। मेजॉरिटी का मतलब कि 50% से ज़्यादा मेंबर्स को वोट करना होगा आपके फेवर में। तो टोटल मेंबर कितने हैं यूएनओ में?
193, 50% से ज़्यादा इसका होगा 97। तो इतने लोग अगर आपके फेवर में वोट करते हैं तो आप इस काउंसिल के सदस्य बनेंगे। अभी टोटल सदस्य की संख्या अगर आप देखेंगे, टोटल मेंबर्स की संख्या देखेंगे काउंसिल में, टोटल मेंबर्स काउंसिल में हम बात कर रहे हैं, तो टोटल मेंबर्स काउंसिल में 47 है। ये नंबर टोटल यूएनओ का है, जिसमें इंडिया भी हिस्सा है उसका। तो चौथा स्टेटमेंट, भारत परिषद का सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है। तो तीसरा भी सही, चौथा भी सही। पहले दो स्टेटमेंट गलत। कितने कथन गलत हैं? तो गलत 2 कथन हैं, तो बी राइट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। मेरी राइटिंग अच्छी है, बस मैं कभी कभी खराब लिखता हूँ। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर देखते हैं किस नॉर्थ साउथ को जोड़ने की बात कर रहा है ये। तो ये है सर इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, प्रायद्वीपीय भाग। यहाँ पे कहीं आपको मुंबई मिलेगा, और इससे आगे मैंने बोला था कि अगर हम बढ़ते हैं तो पाकिस्तान शुरू होगा, फिर ईरान शुरू होगा, और फिर यहाँ पे अपने को अरेबियन पेनिनसुला मिला था। ये आपका पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। तो मुंबई से आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक पोर्ट बनाया था, चाबहार पोर्ट। कल मैंने डिस्कस किया था इस पोर्ट को, चाबहार पोर्ट ईरान में। उसी के बगल में एक दूसरा पोर्ट है कॉल्ड बांदर अब्बास पोर्ट, ईरान में ही। तो मुंबई से इस अब्बास पोर्ट को जोड़ना, और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला था, कल मैंने मैप में आपको दिखाया था कि ईरान के ऊपर नॉर्थ में आपको एक सागर दिखा था, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी, इस भाग को मैं मिटा देता हूं। तो ये कैस्पियन सी है जो ईरान से यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा, यहाँ जुड़ेगा कैस्पियन सी से। यहाँ एक दो पोर्ट्स हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं याद कर सकते हैं। हो सकता है आप लकी हुआ यही पोर्ट आ जाए, ब्यूका पोर्ट। और फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो मैंने अभी बोला कि रूस में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे एक पेनिनसुला दिख रहा होगा, ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड वाला भाग। और ये वाला जो वाटर बॉडी है, ऊपर आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ बोथनिया, और उसके नीचे दिख रहा होगा फिनिश गल्फ या गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग आपको दिखेगा। सेंट पीटर्सबर्ग वह एरिया है रशिया का जहाँ पे आयरन ओर बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ सर मुंबई से, ईरान पहुँचे, ईरान से कैस्पियन सागर पहुँचे, और कैस्पियन सागर से हम पहुँचे बाल्टिक सी के पास। गल्फ ऑफ फिनलैंड से एंट्री करते हुए बाहर निकलेंगे
और यूरोप को इंसर्कल करते हुए मेडिटेरेनियन सागर से फिर लाल सागर से होते हुए फिर ये भाग जुड़ जाएगा। तो ये पूरा नॉर्थ साउथ से नॉर्थ का ये जो कॉरिडोर है इसी को बोला गया अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलता है यह एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब रेलवे हो, शिप हो, रोडवेज हो, एयरवेज भी अगर पॉसिबल है, बस मल्टी मॉडल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे वाटर बॉडी है तो यहाँ पे शिप चाहिए होगी, ये लैंड बॉडी है तो यहाँ पर अपने को रोडवेज और रेलवेज की सहायता लगेगी। तो इसलिए ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये बात करेक्ट है। या फारस की खाड़ी, मैंने बोला ये पर्शियन गल्फ है, ये वाला भाग पर्शियन गल्फ है, ये पूरा वाटर बॉडी है अरेबियन सी, ये पर्शियन गल्फ। तो फारस की खाड़ी को काला सागर से जोड़ती है, तो काला सागर से नहीं जोड़ रही है सर, ये कैस्पियन सागर है, काला सागर इधर होगा कहीं पे, तो ये बात गलत। या बाल्टिक सागर को भारत से जोड़ेगी, बिल्कुल आप देखिए भारत से आगे तक बाल्टिक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट। या रूस, भारत और ईरान द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। ये 2000 में इस परियोजना की शुरुआत हुई और जिसकी शुरुआत इंडिया, रशिया और ईरान ने किया। तो ये तीन स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बोलता है कितने कथन गलत हैं, तो गलत केवल एक कथन है, इसलिए आंसर ए होगा। ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में 2 गलत था, 2 सही था, तो इसमें कितने गलत हैं अगर आप नहीं भी ध्यान देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आप लकी हो गए। लेकिन यहाँ पे आप लकी नहीं हो पाएंगे। बोलता है कितने कथन गलत हैं, तो गलत केवल एक कथन है, सही है 3। तो अगर आप गलती से यहाँ ध्यान से पेपर को नहीं पढ़ रहे हैं, सिली मिस्टेक अभी भी आप कर रहे हैं, तो शायद आपको पढ़ाई से ज़्यादा थोड़ा सा सिली मिस्टेक पे काम करने की ज़रूरत है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका ए फॉर अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का हिस्सा है? G7 अनेक कारणों से न्यूज़ में रहता है। देखते हैं कौन कौन से देश हैं G7 में, कैसी ग्रुपिंग है ये। ग्रुप ऑफ 7 को G7 बोलते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज बेसिकली। ये 7 वो देश हैं सर जो दुनिया के विकसित देशों में इनकी संज्ञा है। तो देखते हैं कौन कौन से देश हैं से G7 में। तो देख लेते हैं पहले उत्तरी अमेरिका में कौन से देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आप देखोगे तो 2 आपको देश हाईली डेवलप्ड दिखेंगे, यूएस और कनाडा। तो 2 तो उत्तरी अमेरिका में। फिर यूरोप चलते हैं सर, यूरोप फिर से डेवलप्ड पार्ट है। तो यूरोप में देखोगे तो पहले तो यूके, फिर जर्मनी, ऑब्वियसली फ्रांस और इटली। तो ये 4 देश यूएस में, सॉरी यूरोप में। और तीसरा आप चलेंगे एशिया। तो एशिया में केवल और केवल आपको जापान मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले रूस भी इसका हिस्सा था, तब इसको G8 बोलते थे। अभी रूस हिस्सा नहीं है तो G7 है और ये 7 देश हैं। तो ध्यान से देखो, दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश नहीं, एशिया का केवल 1, अफ्रीका का कोई चांस नहीं। एनीवे, तो ऑस्ट्रेलिया का भी, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया पार्ट का कोई भी हिस्सा नहीं। देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। G7 का सदस्य है,
तो जापान है, बिल्कुल है, यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है सर। तो आंसर हो जाएगा उस हिसाब से 1 2 3, बी इज द राइट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित कितने समूहों का संस्थापक सदस्य है? फाउंडिंग मेंबर किन किन देशों का है? तो बिम्स्टेक, कल मैंने आपको बताया था बिम्स्टेक की शुरुआत 1997 के अराउंड हुई थी, जून जुलाई में, और शुरुआत में इसके जो देश थे वो बिस्ट था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 4 देश थे जो फाउंडर थे। तो इंडिया है यहाँ पे, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। दूसरा देखते हैं शंघाई एससीओ में मेंबरशिप। अगर आप इंडिया की देखेंगे तो वो 2017 में मिलती है। जब इंडिया को मिला उसी टाइम पे पाकिस्तान को भी एससीओ का सदस्य बनाया गया, और वो 2017 का टाइम पीरियड। तो बिल्कुल इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है भारत, तो ये गलत। G20 सर, G20 पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि इंडिया मेंबर है, और अच्छी बात है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। G20 का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, इसका गठन 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, एशियाई वित्तीय संकट के बाद इसका गठन हुआ। लेट 1990s में ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ में वित्तीय संकट था, और उसके बाद G20 का गठन होता है ताकि दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। एनीवे, सो G20 इंडिया फाउंडिंग मेंबर, ये बात भी करेक्ट। तो बिम्स्टेक सही, शंघाई वाला भाग नहीं, G20 बिल्कुल सही। और ब्रिक्स, आपको पता है कि ब्रिक्स फाउंडर मेंबर इंडिया है। ब्रिक्स का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ब्रिक का फॉर्मेशन शुरुआत होती है 2006 से, तो तब वो ब्रिक था। ब्रिक मतलब ब्राज़ील, आर रूस के लिए, आई इंडिया के लिए, और सी फॉर चाइना। सूट भी करता है चाइना को सी, तो सी फॉर चाइना। तो 2006 में शुरुआत हुई, और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा। तो इंडिया है फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल है। तो केवल 3 सर, आंसर इज सी फॉर चेन्नई या सी फॉर चाइना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ें तो 3-4 फैक्ट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। एक तो सबसे पहला, उसका उद्देश्य क्या है, जो भी संगठन आप पढ़ रहे हैं उस संगठन का उद्देश्य क्या है। दूसरा, अगर आप हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात होगी, एम याद करना कंपलसरी है। तीसरा, इंडिया मेंबर है कि नहीं। और चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन प्रीलिम्स में पूछी जाती है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं वो यूएन से जुड़े हुए हैं। तो जिस संगठन को आप पढ़ रहे हो वो यूएन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये 4 एस्पेक्ट पे आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, एफएओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो जिनेवा में है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है, पॉइंट है। भारत एफएओ का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। 1945 में फॉर्मेशन होता है इसका, और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है? तो तीनों सही है, तो 1 2 3 डी फॉर
दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य है? इंडिया ने अभी G20 की अध्यक्षता की 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल हम लोग प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप देखे होंगे ऑलरेडी मैं कई टाइप का सवाल G20 पे बना चुका हूँ, ये मेंबरशिप वाला सवाल एक बाकी था। देख लेते हैं कौन कौन से। नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं सर कौन कौन से मेंबर्स हैं G20 के। नॉर्थ अमेरिका में तो सबसे पहले यूएस लिख दिया जाए, कनाडा लिख दिया जाए और मेक्सिको लिख दिया जाए। तो ये 3 कंट्रीज़ तो नॉर्थ अमेरिका की। साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ अगर मैं लिखूं तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। ये 2 बड़ी कंट्रीज़, दोनों सर G20 का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं, यूरोप में देखते हैं। यूरोप में आप आएंगे तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब बड़ी कंट्रीज़ हैं सर और सभी G20 का हिस्सा हैं। एशिया में आते हैं, एशिया और मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। पहले तो एशिया में इंडिया को ले लीजिए। इंडिया को देख रहे हैं तो चाइना को देख लीजिए, है कि नहीं? चाइना है, रशिया भी है G20 का हिस्सा, फिर इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। आप इसको मैप में मार्क करिएगा, सब याद हो जाएगा। 2 बार मार्क करेंगे याद हो जाएगा। सऊदी अरब है, यूएई है। एनीवे एक बार आप मार्क कर लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। अफ्रीका में देख लेता हूँ मैं। अफ्रीका में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री साउथ अफ्रीका। बाकी आप कॉन्टिनेंट वाइज मार्क कर लीजिएगा। ऐसे ही ओशिनिया रीजन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी। 2 यूनियन इसका पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का सदस्य बना दिया है। तो 2 यूनियन, बाकी 19 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज। उसको आप एक बार मैप पे मार्क कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन अपना सॉल्व होता है। इंडोनेशिया है सर, इटली है, दक्षिण अफ्रीका है, स्पेन नहीं है सर। मैंने यूरोप में स्पेन नहीं लिया, यूरोप में यही 4 कंट्रीज हैं। तो डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना करता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। तो इसका MOU साइन हुआ है। G20 की अध्यक्षता जब इंडिया कर रहा था तो एक MOU फाइनलाइज हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखते हैं उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इंडिया ने की है तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो अपने लिए सवाल हो सकते हैं। तो यह एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट नेटवर्क है। अगर मैं इसको आपको ब्रीफली दिखाऊं मैप के थ्रू, ये इंडिया सर, इधर पाकिस्तान, इधर ईरान, ये आपका पार्ट है अरेबियन पेनिनसुला का। इंडिया से शुरू होगा सर ये प्रोजेक्ट, UAE जाएगा, UAE से आगे बढ़ेगा सऊदी अरेबिया होते हुए सर यूरोप निकल जाएगा। तो इंडिया, UAE, सऊदी अरब, फिर इधर इटली, फ्रांस, यूरोप में इटली, फ्रांस, और यूरोपियन यूनियन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इन सब का पार्ट US भी है। इस गलियारे में US भी शामिल है। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। मल्टी मॉडल क्यों? क्योंकि कुछ भाग में रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, बाकी जगह पे वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये करेक्ट है।
अमेरिका इस एमओयू पर हस्ताक्षर करता नहीं है, ये बात गलत है। यूएस भी इस एमओयू का हिस्सा है। तो कौन सा सही है? केवल एक, ए फॉर अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान का हिस्सा है? आसियान देख लेते हैं सर। आसियान एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। पहली चीज तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया की एक क्षेत्रीय संगठन है ये। 1960s में फॉर्मेशन है इसका। 1967 में मैंने बताया था आपको कि इसका भी फॉर्मेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन से जुड़ा है। फाउंडिंग मेंबर्स अगर आप इसके देखेंगे एशियान के, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया का ये मैप रफली, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार और इसके बाद बाकी साउथ ईस्ट की कंट्रीज। तो अगर आप शुरुआत करोगे मैप से, आप देखोगे तो सबसे पहले आप लिखिए थाईलैंड को। थाईलैंड से आगे बढ़ेंगे फिर मलेशिया मिलेगा आपको। मैं इस पेनिनसुला को ट्रेस कर रहा हूँ, मलेशिया। उसके बाद उसी के नीचे आपको सिंगापुर मिलेगा, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया मिलेगा, और इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में आपको फिलीपींस दिख रहा होगा। तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। बाद में 5 कंट्रीज और जुड़ी। आप ध्यान से देखो तो म्यांमार बचा हुआ है इंडिया के पास में। म्यांमार से और राइट जाएंगे तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में आपको एक ब्रुनेई एक कंट्री दिख रही होगी। तो ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो एशियान का हिस्सा है। देख लेते हैं। ब्रुनेई यस, पैपुआ न्यू गिनी नहीं। पैपुआ न्यू गिनी अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया के आगे बढ़िए इक्वेटर के अक्रॉस, तो आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया के पास में एक कंट्री पैपुआ न्यू गिनी। लाओस बिल्कुल है, वियतनाम है। तो 1, 3 and 4, बी फॉर बॉम्बे। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईरान इस समूह का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो अभी ब्रिक्स की 15th समिट हुई दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, और इस 5th समिट में 5 और मेंबर्स बना दिए गए ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स में पहले 5 थे, 5 और जोड़ दिए गए। तो पहले 5 तो ब्रिक्स के क्लियर हैं, BRICS से ही, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 और जोड़ दिए गए। तो 5 और कौन से जोड़े गए? एक तो इजिप्ट, फिर दूसरी एक और अफ्रीका की कंट्री इथियोपिया, और फिर 3 मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। अगर आप देखेंगे तो UAE और सऊदी अरब और ईरान। तो ये टोटल अब 10 मेंबर हो चुके हैं ब्रिक्स में। तो ईरान इस समूह का नया सदस्य है, बिल्कुल करेक्ट बात। दक्षिण अफ्रीका समूह का संस्थापक सदस्य। मैंने बोला था कि शुरुआत में ब्रिक बना था और फिर एस बाद में ऐड हुआ 2010 में, तो ये गलत बात। शंघाई बिल्कुल इसका मुख्यालय है। तो 1 और 3 करेक्ट चाहिए इसको, तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी फॉर बॉम्बे। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ये एक समूह है यूएन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। इस समूह का गठन अगर आप देखोगे तो लगभग 2022 के अराउंड हुआ। टारगेट ये था कि एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा
की इम्पोर्टेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ाई जाए। तो ये किस क्राइसिस से मुख्यतः डील कर रही है, किस टाइप के संकट से? एनर्जी, खाद्य और फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, बट मेनली एनर्जी और खाद्य, ऐसा नहीं फाइनेंशियल नहीं है, मेनली ये दो। तो उसके लिए एक रिस्पांस ग्रुप बनाया यूएन ने 2022 में, वो ये वाक्यांश है। भारत इस समूह का पक्षधर है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। आईएमओ के संदर्भ में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन। मैंने बोला है कि सबसे पहले उद्देश्य देखना है आपको, हेडक्वार्टर देखना है आपको, और इंडिया पार्ट है कि नहीं ये देखना है, और तीसरा यूएन का हिस्सा है कि नहीं, चौथा यूएन का हिस्सा है कि नहीं। भारत वर्तमान में इस परिषद, एक तो आईएमओ है और आईएमओ की काउंसिल है, तो उस काउंसिल का हिस्सा भारत है। एक्चुअली यही न्यूज़ थी, काउंसिल में भारत दोबारा चुना गया, फिर से चुना गया, तो इसलिए ये इंडिया उस काउंसिल का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। फिर से भारत चुना गया, रादर यूएनओ की एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यालय जिनेवा में नहीं, इसका मुख्यालय लंदन में है, तो ये गलत। सदस्यों के पुनः चयन की अनुमति है। अब देखिए, भारत अभी दोबारा चुना गया, तो ये बात तो सेंसिबल है। फिर अगर भारत को अभी दोबारा चुना गया तो पुनः चयन की अनुमति है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, और करेक्ट ही कथन चाहिए अपने को, तो 3 कथन इसके करेक्ट हैं। सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट देख लेते हैं एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, टेररिस्ट फाइनेंसिंग का केस, ये आपको न्यूज़ में दिखेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड इश्यूज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील करता है। या आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय है, बिल्कुल सही बात। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो पहला तो सही है, भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है। अगर आप इसके फैक्ट्स देखेंगे तो भारत को सदस्यता मिलती है 2010 में, तो भारत जब इसका हिस्सा बनता है तो 2010 की स्टोरी है। एफएटीएफ का फॉर्मेशन 1989 में G7 समूह द्वारा किया गया। इनका पेरिस समिट चल रहा था, उस पेरिस समिट में इसकी बात हुई, तो ये बात गलत है। मुख्यालय पेरिस में है, पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, बिल्कुल सही बात। तो बी राइट ऑप्शन है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट चाहिए अपने को। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है? पैरासेल्स और स्कारबोरो, ये दोनों साउथ चाइना सी के पार्ट है। मार्शल द्वीप, कल मैंने आपको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया द्वीप समूह बताया था पैसिफिक प्रशांत महासागर में, ये वहां पर मिलेंगे आपको। मार्शल मिलेगा माइक्रोनेशिया में, सोलोमन मिलेगा मेलानेशिया में, तो ये दोनों राइट हैं, तो 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रेट की बात हो रही है। डोवर स्ट्रेट, अगर आपको रफली, ये यूके है सर, ये ब्रिटेन वाला पार्ट, ये स्कॉटलैंड, और ऐसे कुछ आपको आता हुआ दिख रहा होगा यूरोप। इस जल निकाय को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं इंग्लिश चैनल, और इसको बोलते हैं नॉर्थ सी। नॉर्थ सी, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है दैट इज डोवर स्ट्रेट।
सो डोवर स्ट्रेट मेरे ख्याल से सी राइट ऑप्शन। अजोब सागर और काला सागर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कर्च स्ट्रेट था। कोर्सिका और सार्डिनिया इटली के दक्षिण पश्चिम में देखिएगा तो आपको ये दो आइलैंड्स दिखेंगे, कोर्सिका और सार्डिनिया। उन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट है कॉल्ड बोनाफेसियो स्ट्रेट। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, किन देश से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेज हैं? सूर्य किरण नेपाल, फैक्चुअल बिल्कुल फैक्चुअल, संप्रीति बांग्लादेश बिल्कुल सही, शक्ति फ्रांस, अल नागा ओमान। ये चारों करेक्ट है, फैक्चुअल है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। तो कितने युग्म सही हैं? तो सभी चार सही हैं, चारों युग्म इसमें सही है। सो इस तरीके से हम लोग आईआर के दोनों सेशन की समाप्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा कि चीनी एक कहावत है, एक चाइनीज कहावत है कि टॉक डज नॉट कुक राइस। बातों से कुछ नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है ये। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चांसेस उतने हैं कि आप सफल हो जाएंगे। बहुत बातें करेंगे तो बातें ही करते रह जाएंगे। इसी कोट के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।